हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। हम लोग बात करने जा रहे हैं मेंसुरेशन की। इसका दूसरा दिन है, इसका एक पार्ट डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी। आज के दिन हम लोग बात करेंगे स्पेशली क्वाड्रिलेटरल की, चतुर्भुज। पॉलीगॉन लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट ट्राइंगल डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज, जिसमें 4 साइड्स हैं, 4 भुजाएं हैं और उनसे रिलेटेड कौन कौन से फिगर बनते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी हैं और उन पर बेस्ड एग्जाम्पल जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं या प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, जिसको हम बोलते हैं चतुर्भुज। अगर चतुर्भुज होगा तो नाम से ही क्लियर है कि भाई 4 भुजाएं होंगी, और अगर 4 भुजाएं होंगी तो 4 कॉर्नर भी होंगे और 4 एंगल भी बन रहे होंगे। तो जब आप एंगल की बात करेंगे तो चारों एंगल का जो सम होगा, जो योग होगा, वो होगा 360। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको रटना है, इसके लिए मैंने लास्ट टाइम भी फार्मूला बताया था, मैं फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ कि आपको n-2 इंटू 180 लगाना होता है। कोई भी पॉलीगॉन अगर होता है तो उस केस में n की वैल्यू अगर आप 4 रखेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करके जो योग आएगा सभी अंतःकोणों का, वो आ जाएगा 360 अंश या 360 डिग्री। तो ये तो बात हो गई कि एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम कैसे निकाला जाता है। अब बात करते हैं टाइप वाइज। तो जो पहला टाइप आता है क्वाड्रिलेटरल का, अगर आप उसको इन जनरल समझें कि जो पहला टाइप है वो बिल्कुल जनरल क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, कोई अलग सा नाम नहीं है, चतुर्भुज है। कैसा भी चतुर्भुज हो, अगर वो ABCD है और वहाँ पर मैंने एक AC डायगोनल ड्रॉ किया हुआ है जिसको विकर्ण बोलते हैं, तो अगर ऐसा कोई फिगर आता है या ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसमें नाम की पहचान नहीं है और आपसे इसका एरिया पूछा जाता है, तो एरिया निकालने का इसका बेसिक जो फार्मूला है वो ये होता है कि आप एक डायगोनल खींचें और जो D और B जो पॉइंट हैं, उस D और B पॉइंट से उस डायगोनल पे आप लंब डालें। तो जो दोनों लंब हैं वो H1 और H2 कहलाएंगे। अगर AC हमारे लिए डायगोनल है तो उस कंडीशन में जो फार्मूला बनेगा एरिया का, वो बनेगा हाफ इंटू AC इंटू H1 प्लस H2। मतलब दोनों लंब जो दूरियां हैं उनके योग का मल्टीप्लाई करना है AC डायगोनल के साथ और उसका आधा करना है। इसका अपोजिट आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप DB डायगोनल खींचते तो पॉइंट A और C से DB पर आप लंब डालते, वो H1 और H2 होता। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर एक कोई विकर्ण लिया जाए और दूसरे विपरीत शीर्षों से उस विकर्ण पे लंब ड्रा किया जाए तो वो H1 H2 कहलाएंगे और आपका फार्मूला बन जाएगा हाफ AC इंटू H1 प्लस H2। क्लियर? ये बेसिक सी बात है कि कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा, चतुर्भुज होगा, तो उसका फार्मूला आप कैसे लिखेंगे। अब बात आती है कुछ टाइप की, तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला टाइप है, अच्छा, पेरीमीटर अगर कोई पूछे तो पेरीमीटर कुछ नहीं है। पेरीमीटर क्या? सम ऑफ द साइड्स, चारों भुजाओं का योग आप ऐड कर लीजिएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। अगला टाइप आता है रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप है लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशन है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होता है? वो एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं लेकिन इक्वल भी होती हैं। जैसे यहां पर जो लेंथ है वो बराबर है ऊपर नीचे, और चौड़ाई जो B है वो दोनों साइड में बराबर है, और जो D पॉइंट है, जो D है यहाँ पे, वो डायगोनल है, जो डायगोनल एक सिर से दूसरे सिर से मिलाता है। तो जब आप फार्मूले की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होगा कि भाई एरिया निकालते हैं, तो एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, जिसको L इंटू B बोलते हैं। पेरीमीटर क्या है? सम ऑफ द साइड्स, मतलब 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई। तो जब आप L 2 बार और B 2 बार जोड़ेंगे तो वहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं और एक फार्मूला बन गया 2L प्लस B। अब बात आती है स्पेशली डायगोनल की, विकर्ण क्या होता है। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल होगा तो एंगल बिटवीन साइड होगा 90, मतलब जो दो भुजाएं होती हैं पड़ोसी एडजेसेंट, उनके बीच का कोण हमेशा 90 होता है। और अगर ये 90 है तो इस तरीके से एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, और अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो D बराबर क्या हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, उसका अंडर रूट। तो इस तरीके से डायगोनल भी निकाला जा सकता है जब बात रेक्टेंगल की होगी। चलिए आगे फिगर दिखते हैं। अगला जो फिगर है हमारा वो है स्क्वायर। स्क्वायरिंग में क्या है? ये भी पैरेललोग्राम का ही टाइप है, क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल ना कह के इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं।
अब जब ऑल साइड्स आर इक्वल हैं तो वैसी कंडीशन में आपको अगर एक कोई भुजा दी है तो चारों भुजाएं सेम होंगी, ए होगी। डी डायगोनल मान लिया गया। एंगल जो है यहाँ पे भी साइड्स के 90 होते हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपको ये एंगल 90 दिया है और ये ए दिया है, ये भी ए दिया है, तो इस केस में अगर आपसे एरिया निकालेंगे तो एरिया का बेसिक फार्मूला क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, डायगोनल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप वही फार्मूला अप्लाई करेंगे पाइथागोरस के लिए कि आपको अंडर रूट में लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ए भी ए है, ए स्क्वायर है, और चौड़ाई भी ए है तो वो भी ए स्क्वायर है। तो इस तरीके से ये 2a स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 अंडर रूट में रह जाएगा और a स्क्वायर से a बाहर आ जाएगा। तो एक फार्मूला बन गया डायगोनल का a√2। अब बात आती है कि अगर क्या डायगोनल दिया है तो डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डायगोनल जो है d उसको a√2 कहा गया। तो अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, d/√2, और अगर आप d/√2 एरिया में रखेंगे तो एरिया क्या होता है, a स्क्वायर। अब a की वैल्यू अगर d/√2 रख दी जाए और उसका होल स्क्वायर कर दिया जाए d/√2, और इस तरीके से अगर आप इसका होल स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, d स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। तो ये हाफ d स्क्वायर एरिया का फार्मूला एक और बन गया जो डायरेक्टली डायगोनल के फॉर्म में दिया है। पेरीमीटर सिंपल है, सम ऑफ द ऑल साइड्स, मतलब a को 4 बार तो 4a आप कहेंगे, इसका परिमाप है, परिधि है, पेरीमीटर है। यहां तक क्लियर है सारी बातें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, लेकिन यहां जो डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स है वो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकालनी होती है, क्योंकि जैसे ही हम अपोजिट साइड्स में डिफरेंस देखते हैं डिस्टेंस का, तो वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आपको निकालना होगा, जो इस तरीके से यहां ड्रॉ किया गया है, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा एच के फॉर्म में। अब ये एच आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स है, और ये बी है और ये ए है। ए हमारे लिए बेस हो गया, बी हमारे लिए इसका एडजेसेंट साइड हो गया, और एच जो है वो हमारे लिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स हो गया। इसमें ये ए आपस में पैरेलल है और ये बी आपस में पैरेलल है। इसकी एक प्रॉपर्टी है, स्पेशली आपको ये समझनी होगी। एरिया बेसिकली हाफ बेस इनटू हाइट आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल में, लेकिन दो ट्रायंगल मिलकर ही पैरेललोग्राम बनता है। अगर हम यहां पर एक ऐसे डायगोनल ड्रॉ कर दें ये, तो आपको पता है कि ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जा रहा है, और अगर दो ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट मिला देंगे तो फुल बेस इनटू हाइट बन जाएगा। इसीलिए एरिया का फार्मूला समांतर चतुर्भुज के बारे में कहा जाता है कि ये बेस इनटू हाइट है। बेस यहां पर a है, इसलिए a इंटू एच लिखा हुआ है। पेरीमीटर सम ऑफ द साइड्स, वही कॉन्सेप्ट है, 2a प्लस बी, मतलब a 2 बार b 2 बार। अब यहां एक नई बात आपको क्या समझनी है, जब भी आपको पैरेललोग्राम का केस आए तो एक बात आपको ये समझनी है कि अगर आपको बेस a दिया है और इस तरीके से डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड h दिया है, तो इधर से जो भी एरिया निकालेंगे वो एरिया सेम होगा जब आप b को बेस मान लेंगे और इधर से आप अपोजिट b साइड में कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और आप इसको डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर आप हॉरिजेंटल बेस मानते हैं तो जो ऊपर h दिख रही है वो हमारे लिए ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और अगर हम वर्टिकल जो b है उसको बेस मानेंगे तो ये जो लाइन है, ये जो मैंने अलग से ड्रॉ की है अभी, ये इसके लिए h होगी। दोनों तरफ से एरिया हमेशा सेम होगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, आगे चलकर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। क्लियर? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप आता है रोम्बस, समचतुर्भुज।
स्क्वायर जैसा ही है बट स्क्वायर नहीं है। वहां भी 4 साइड्स थी, यहां भी 4 साइड्स हैं, वहां भी ऑल साइड्स आर इक्वल थी, यहां भी ऑल साइड्स आर इक्वल हैं। लेकिन वहां खास बात क्या थी, वहां स्क्वायर में दो भुजाओं के बीच का कोण 90 होता है, सर्टेन है। बट रोम्बस में ऐसा नहीं है। रोम्बस में क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम का एक टाइप है, तो अपोजिट साइड पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, और इक्वल अपोजिट साइड ना कह के आप ऑल साइड्स कहेंगे यहां, क्योंकि अपोजिट साइड भी इक्वल हैं और ऑल साइड्स भी इक्वल हैं। लेकिन एंगल बिटवीन साइड वो 90 नहीं होता है। यहां जो 90 होता है वो होता है डायगोनल के बीच की इंटरसेक्शन का जो कोण, जो विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वो 90 पे काटते हैं, 90 डिग्री पे। और ये जो विकर्ण हैं ये आपस में बाइसेक्ट भी हो रहे होते हैं, मतलब ये D1 दो भागों में बट जाएगा और D2 भी दो भागों में बट जाएगा। और एक खास प्रॉपर्टी आप याद रखें कि ये डायगोनल इस एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आगे चल के भी मिलेंगी आपको। तो जब हम लोग इसके एरिया की बात करेंगे तो एरिया का जो फार्मूला डायगोनल के फॉर्म में है वो हाफ D1 D2 आप सब जानते हैं। अगर आपको यहां पे पेरीमीटर निकालना हो तो एक पेरीमीटर का तरीका है 4a को 4 बार आप ऐड कर लें। लेकिन अगर आपको डायगोनल ही दिए हों और आपसे पेरीमीटर पूछा जाए तो आप डायरेक्टली एक फार्मूला याद रखें, ट्वाइस ऑफ अंडर स्क्वायर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के वर्गमूल का 2 गुना। क्लियर? यहां तक कोई समस्या नहीं होगी, यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। अच्छा, तो एक और टाइप की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला टाइप है ट्रेपीजियम, जिसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज। इसमें वन अपोजिट साइड तो पैरेलल होती है बट दूसरी अपोजिट साइड पैरेलल होना नहीं चाहिए। एक साइड पैरेलल होगी अपोजिट और दूसरी अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होगी। तो अगर आप इसके एरिया की बात करेंगे तो इसका फार्मूला होता है हाफ a प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी का मतलब है सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, या आप ये कहें समांतर भुजाओं का योगफल, इंटू एच मतलब ऊंचाई। लेकिन वो ऊंचाई कौन सी? दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो ये फार्मूला हो गया एरिया का। अब अगर आप स्पेशली इसमें पेरीमीटर निकालेंगे तो सम ऑफ द साइड्स कर लेंगे, मतलब चारों भुजाओं को ऐड कर लेंगे, वो सिंपल पेरीमीटर है। ये भी टाइप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जो भी फार्मूले आपने पढ़े हैं उन्हीं का यूज करते हुए क्वेश्चंस लगाने हैं और फिगर्स को आपको समझना है। तो जो पहला टाइप है वो क्या है? क्वेश्चन क्या है? द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल व्हिच वन साइड इज ट्वाइस है सेकंड साइड। एक रेक्टेंगल है जिसकी एक भुजा दूसरी भुजा को 2 गुना है और इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है। तो एरिया हमें बताना है कि वो एरिया कैसा है, रेक्टेंगल का कितना है। तो जैसे ही रेक्टेंगल की बात आई तो आपके दिमाग में सबसे पहले फिगर कैसा आएगा कि जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी और एंगल बिटवीन साइड्स 90 होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? एक भुजा दूसरी का 2 गुना है, मतलब अगर एक x है तो दूसरी 2x है। परिमाप मतलब आपको पता है सभी भुजाओं को ऐड कर देना है, जो कि फार्मूले से अगर आप निकालें तो क्या कहेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, जो 180 गिवन है क्वेश्चन में। अब लंबाई और चौड़ाई आपको दी नहीं है लेकिन रिलेशन दिया है कि अगर एक x है तो दूसरा 2x है। इसका मतलब अगर ऐड करेंगे तो 2x और x 3x और डबल करेंगे तो 6x की वैल्यू 180, मतलब x की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। तो ये तो क्लियर हो गया कि एक भुजा 30 है, और अगर एक 30 होगी तो दूसरी ऑब्वियस 60 होगी क्योंकि डबल दी है वहां पे। और अगर आपको दोनों भुजाएं पता हैं तो एरिया क्या होता है? l इंटू बी,
मतलब आप 3 इंटू 60 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपली आपका आंसर हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? यहां तक कोई समस्या है आपको? सारी बातें क्लियर होंगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार इसको रीड आउट कीजिए। पढ़ लिया होगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ इज 75 स्क्वायर यूनिट। कोई आयत है जिसका क्षेत्रफल 75 वर्ग यूनिट है, लेकिन कंडीशन क्या है कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 5 अधिक है। उस आयत का परिमाप आपको बताना है। तो अगर आप चौड़ाई को b मान लेते हैं तो लंबाई क्या होगी? उसके 2 गुने से 5 अधिक, मतलब 2b + 5। बात एरिया की हो रही है। एरिया का फार्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है, एरिया आपने रखा 75। यहां से एक इक्वेशन बनी 2b² + 5b - 75 = 0। एक क्वालिटी इक्वेशन बन रही है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो b का मान आ जाएगा 5। क्वालिटी इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या है कि अगर आपने कहा कि 2b² + 5b - 75, इस 75 का डबल करें तो 150 आएगा, और 150 को हमें ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना है जिसका घटाने पर मान 5 आए। इसका मतलब है 15 और 10। अगर 15 और 10 कर लेंगे तो घटाने पर 5 आ जाएगा, लेकिन 5 पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और निगेटिव वैल्यू छोटी होनी चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो आपको बाद में 2 से डिवाइड भी करना होगा। और जब आप रूट निकालेंगे तो एक तो आएगा माइनस का 7.5 और एक आएगा प्लस का 5। आप सोच रहे होंगे कि आप अपोजिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये माइनस है, बाद में जाके प्लस हो जाता है, और ये जो प्लस है वो बाद में जाके माइनस हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने बचपन में क्या पढ़ा है? x - 5 की वैल्यू 0। इसका मतलब x बराबर क्या है? 5। तो इसीलिए चौड़ाई को b लिया गया यहाँ पे। और अगर ये चौड़ाई b है तो लंबाई क्या हो जाएगी? उसके 2 गुने से 5 अधिक, मतलब डबल और 5 जोड़ दें 15। लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है। अब को चाहिए क्या? पेरीमीटर, मतलब ट्वाइस l + b। तो वैल्यू पुट कर दीजिए लंबाई और चौड़ाई की। 15 × 5 = 20 का डबल 40 यूनिट आपका आंसर है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया पैरेललोग्राम से। इसका क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स अपोजिट साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अभी आपको मैंने बताई थी ये बात कि जो 2 विपरीत भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी एक तरफ से 9 है, एक तरफ से 12 है। फाइंड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, और हमें दोनों साइड्स बतानी है। तो जब भी पैरेललोग्राम का केस होगा तो आपको मैंने अभी प्रॉपर्टी क्या समझाई थी कि कोई भी अगर समांतर चतुर्भुज होगा तो उसमें अगर आप बेस मानेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है डिस्टेंस बिटवीन 2 साइड्स, ये अगर हमने 9 मान ली, अपोजिट साइड्स में 12 सेंटीमीटर दूसरी तरफ से अगर हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, मान लीजिए इधर से हमने ड्रॉ किया, इधर परपेंडिकुलर, तो ये 12 है। लेकिन आपको क्या बताया था कि दोनों तरफ से एरिया तो सेम होता है, और एरिया हमें दिया भी है 180 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो बेस इंटू हाइट का फार्मूला है, जब आप बेस को b मानेंगे, जो हमें नहीं पता मान लीजिए, तो ऐसी कंडीशन में एक बार एरिया आप निकालेंगे जब आप लेंथ और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए इसको हमने l माना है तो l इंटू h1 है, और एक बार अगर इसको मैंने b माना है तो b इंटू h2 है, क्योंकि दोनों तरफ से एरिया तो सेम ही आना है। इसका मतलब है अगर l और h1 का प्रोडक्ट 180 होना चाहिए जो कि एरिया है, तो l क्या होगा? एरिया बटे h1, और h1 आपने क्या रखा है? 9। इसका मतलब है सॉल्व करके 20 आ जाएगा। यही बात आप दूसरी कंडीशन को फॉलो करें कि अगर हम बेस मान लें b को, और ये परपेंडिकुलर हाइट हमें यहाँ 12 दी है,
तो एरिया तो ऑलरेडी मुझे पता है कि एरिया तो सेम है, दोनों तरफ से चेंज नहीं होने वाला, तो एरिया 180 ही रहेगा, लेकिन H2 आपकी बदल गया, और H2 बदल गया तो आपकी चौड़ाई भी बदल जाएगी। चौड़ाई कहने का मतलब इस पैरेललोग्राम की, लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर कंडीशन में देखें तो ये हमारे लिए बेस का काम कर रहा है, जो कि B है, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। तो दोनों भुजाएं आ गई, एक इधर से 20, उधर से 15। क्लियर? ये हमारी एडजेसेंट साइड कहलाती है पैरेललोग्राम की, समांतर चतुर्भुज की। आगे बढ़ते हैं, रोम्बस की बात हो रही है। क्वेश्चन क्या है? इफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 4.8 सेंटीमीटर एंड 1.4 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। अब अगर आप इसको डायरेक्ट लगाना चाहें तो अभी मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि अगर परिमाप निकालना हो रोम्बस का और उसकी भुजाएं दी हों, सॉरी डायगोनल दिए हों, तो ट्वाइस ऑफ अंडर स्क्वायर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर लगा सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन थोड़ा सा बेसिक चीजें भी आप समझते चलिए। क्या है कि कोई भी रोम्बस होगा तो जहां पर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे होता है, और अगर वो 90 डिग्री पे होगा तो वहां से एक ट्रायंगल भी फॉर्म होगा, और अगर ट्रायंगल बनेगा तो उसके लिए परपेंडिकुलर भी होगा, बेस भी होगा और हाइपोटेन्यूस भी होगा। और आपको ये भी बात पता है कि जो डायगोनल होते हैं वो आधे आधे में डिवाइड होते हैं, मीन्स अगर 4.8 है तो 2.4 इधर, 2.4 इधर, 1.4 अगर टोटल है तो 0.7 इधर, 0.7 इधर। तो एंगल पता है, और आपको ये भी पता है कि जो बाइसेक्ट होते हैं वो 4.8 है तो 2.4 हो जाएगा, 1.4 है तो 0.7 हो जाएगा। अब अगर आप कोई भी एक साइड की बात कर लें, कोई भी एक साइड, मान लीजिए हम यहां पर CD की बात कर रहे हैं, तो आपको ये बात पता होगी कि जब एंगल यहां पर 90 है ये, तो ये हमारे लिए क्या है? डायगोनल है एक तरीके से। ये COD अगर आप एक ट्रायंगल देखें, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका कर्ण जो है वो D है, और CO हमारे लिए आधार है और OD हमारे लिए परपेंडिकुलर है, लंब है। अब हमें अगर D निकालना है तो पाइथागोरस लगा सकते हैं यहां से, और पाइथागोरस क्या कहती है कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, मतलब 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके देखा गया तो 6.25 आया। लेकिन ये तो CD स्क्वायर है, लेकिन हमें तो CD चाहिए, इसका मतलब क्या है? अंडर रूट 6.25 करेंगे जो कि 2.5 आ जाएगा, क्योंकि 25 का वर्ग 625 होता है, ये सबको पता है। अब आपको एक भुजा पता चल गई CD, बट हमें पूछा क्या है? पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या है? परिमाप। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। और रोम्बस की खास बात क्या है कि चारों भुजाएं बराबर, मतलब 2.5 4 बार जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यही इसका परिमाप है। क्लियर है? चलिए, अगर ये सारी बातें क्लियर हैं तो बताते चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लेंदी भी है, और इसका लॉजिक भी आपको बहुत क्लियरली समझ लेना है। क्वेश्चन ये कहता है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स एंड देयर साइज नीडेड फॉर फ्लोरिंग अ हॉल 20 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर वाइड। एक कोई कमरा है, कोई हॉल है 20 मीटर लंबाई और 16 मीटर चौड़ाई का, उसमें हमें टाइल्स लगवाने हैं और वो टाइल्स स्क्वायर शेप में होने हैं। तो ये बताना है कि कम से कम कितनी टाइल्स लगानी पड़ेंगी, और स्क्वायर का मतलब क्या है कि उसकी जो टाइल्स होगी उसकी चारों भुजाएं इक्वल होंगी। तो उसी का साइज हमें डिसाइड करना है, और साइज डिसाइड हो जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि कम से कम कितनी टाइल्स लगें कि वो पूरे हॉल में फिट हो जाए। अब आपको एक बात समझनी है, हॉल कैसा है? आयताकार, रेक्टेंगुलर, 20 और 16, 20 बाई 16 का हॉल है। टाइल्स लगवाने हैं स्क्वायर शेप में, और कंडीशन क्या है कि सबसे कम टाइल्स लगवाने हैं। इसका मतलब क्या है? अगर संख्या कम से कम चाहिए टाइल्स की, तो उनका जो साइज है वो सबसे बड़े से बड़ा होना चाहिए, और बड़े से बड़ा साइज होने का मतलब है कि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, HCF होगा उन डायमेंशंस का जो रेक्टेंगल के फॉर्म में दी हैं, जिसमें 20 और 16 जैसे ये हमारे लिए डायमेंशन यहां पे दी हैं 20 और 16। अगर हम इसका मासा निकाल लेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि वो कौन सी ऐसी वैल्यू है
जो अधिकतम लंबाई और चौड़ाई की हो सकती है, जिसका हमें टाइल्स लगवाना है। और टाइल्स का आपको शेप पहले से ही क्लियर है कि वो स्क्वायर होगा। इसका मतलब जो टाइल्स की लंबाई होगी वही टाइल्स की चौड़ाई होगी, और ये मैक्सिमम होनी चाहिए। इसका मतलब है कि 20 और 16 में हम एचसीएफ निकालने की बात करेंगे। तो जब हम 20 और 16 का एचसीएफ निकालेंगे, मासा निकालेंगे, तो 4 मीटर आ जाएगा, क्योंकि यहां बात मीटर की चल रही है। इसका मतलब है कि अगर 4 मीटर के स्क्वायर टाइल लगवाए जाएं, तो जो एक स्क्वायर टाइल होगा उसका जो एरिया होगा वो 16 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि 4 मीटर तो उसकी एक डायमेंशन निकल के आई जो हाईएस्ट है। और हाईएस्ट हमने क्यों ली है? क्योंकि आपको ये कंडीशन दी गई है कि कम से कम टाइल्स लगाने हैं, और कम से कम टाइल्स तभी लगेंगे जब टाइल सबसे बड़ा होगा। तो एक वर्ग जो है उसका क्षेत्रफल, वर्ग का जो टाइल है उसका क्षेत्रफल अगर 16 वर्ग मीटर है, टोटल एरिया फ्लोर का अगर 20 इंटू 16 करेंगे तो 320 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो जब पूरा एरिया आपको पता है और एक टाइल का एरिया पता है, तो डिवाइड करके ही तो हमें पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगे। मतलब क्या है? टोटल एरिया ऑफ द रूम डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ईच टाइल्स, जो कि क्या है 16। तो जैसे ही 320/16 करेंगे आप सिंप्लीफाई करके 20 पा जाएंगे, जो कि करेक्ट आंसर है कि भाई कम से कम 20 टाइल्स लगेंगे स्क्वायर शेप के, जो उस 20/16 के हॉल को कंप्लीटली डन कर देंगे। क्लियर? बिल्कुल बताइए क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट है तो एक बार दोबारा से रिवाइड की समझिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया, द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द थर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फॉर्मर 2 स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर। कंडीशन क्या है कि दो वर्ग हैं, उनकी परिधियां दी हैं 24 और 32। तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो पहले वाले दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो तीसरे वर्ग की परिधि हमें बतानी है। परिधि मतलब परिमाप, और बात हो रही है स्क्वायर की। स्क्वायर क्या कहता है कि साइड्स आपकी इक्वल होंगी, और अगर आपकी साइड्स इक्वल होंगी इसका मतलब है 4a होगा परिमाप। और अगर 4a परिमाप होगा, मान लीजिए पहले को हमने a1 नाम दे दिया साइड का पहले वर्ग की, तो 4(1) क्या है 24। ऐसे ही 4a2 अगर हम कहें दूसरे वाले वर्ग के परिमाप के बारे में, तो वो क्या है 32। इसका मतलब जो 24 और 32 आपको पता है, तो a1 6 होगा, ये भी पता हो गया। मतलब जो पहला वर्ग है उसकी भुजा क्या है 6, दूसरा जो वर्ग है उसकी भुजा क्या है 4 8 32, मतलब 8। तो 6 और 8, 6 और 8 आपको पता है साइड्स दोनों वर्गों की भुजाएं। अब आपको वर्ग पता है, उनके भुजाएं पता चल गई। अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल क्या होगा भुजा का स्क्वायर, मतलब 6 का 36 और 8 का 64। और आपको पता है जो तीसरा वर्ग है वो उसका क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब 6 का स्क्वायर जब 36 करेंगे तो पहले वाले के एरिया आएगा, और 8 का 64 करेंगे तो दूसरे वाले के एरिया आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 100 बन जाएगा। ये जो 100 है ना, ये बड़े वर्ग का क्षेत्रफल है जो कि तीसरा है। तो क्या तीसरे का क्षेत्रफल 100 है तो क्या तीसरे की भुजा 10 नहीं होगी? क्योंकि आपको पता है वर्ग की जो भुजा है वो अंडर रूट एरिया है, या एरिया जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर या अंडर रूट एरिया निकाल दें, मतलब रूट 100 निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी भुजा। अब अगर 10 सेंटीमीटर भुजा आ गई है बड़े वाले वर्ग की, तो परिधि मतलब उसका 4 गुना, सिंपल आंसर हो गया 40 सेंटीमीटर। बताइए क्लियर है? कोई डाउट है इसमें आपको? कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप बताइए। हमें नहीं लग रहा है कोई समस्या होगी, बहुत आसान सी प्रॉब्लम है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है।
अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके एज इट इज हैं, इसीलिए मैंने एक सीरीज में इसको लॉन्च किया है कि पहले ट्रायंगल हो गया है, क्वाड्रिलेटरल होगा सॉरी, नेक्स्ट आगे बढ़ के हम लोग सर्कल की बात करेंगे और इसी तरीके से सारे 2D 3D फॉर्म आते रहेंगे आपके सामने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए। एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है, जिसका छोटा विकर्ण अपनी भुजा की लंबाई के बराबर है। जो भुजा है वही उसका छोटा विकर्ण है। छोटा क्यों कहा गया? क्योंकि दो विकर्ण हैं, एक छोटा एक बड़ा, और वो दोनों अलग अलग ही होते हैं, इसलिए एक विकर्ण दिया, दूसरा विकर्ण नहीं दिया है। लेकिन जो भुजा है वो हमें दी है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? रोम्बस की भुजा अगर 4 है तो उसका एक विकर्ण भी 4 है। बताना क्या है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी भुजा उस समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर है। मतलब पहले तो डायगोनल का दूसरा विकर्ण पता हो, जो दूसरा विकर्ण होगा वो समबाहु त्रिभुज का एक साइड होगी, और अगर उस समबाहु त्रिभुज की मुझे एक साइड पता चल जाएगी तो उसका एरिया भी हम निकाल पाएंगे, क्योंकि समबाहु मतलब ऑल साइड्स आर सेम। क्लियर? चलिए वन बाय वन समझते हैं। साइड ऑफ रोम्बस डायरेक्टली हम यहां निकालने की कोशिश करेंगे। आपको एक फार्मूला बताया था, हाफ अंडर स्क्वायर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। यहां दो डी है, एक स्मॉल एक कैपिटल, छोटा विकर्ण और बड़ा विकर्ण। सॉरी, रोम्बस आपको पता है 4 और हाफ, और जो छोटा विकर्ण है वो भी 4 है, क्योंकि बताया गया है। स्क्वायर करना है क्योंकि फार्मूला डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दूसरा वाला कैपिटल में, जो हमें पता ही नहीं है, ये हमें बताना है कि दूसरा विकर्ण क्या होगा। ये डी स्क्वायर है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 का डबल, 2 का 4 जा 8, 8 इक्वल टू अंडर रूट 4 का वर्ग 16 और प्लस डी स्क्वायर, जो दूसरा विकर्ण है। अब अगर ये रूट इधर से हटेगा तो उधर जाके स्क्वायर होगा, तो 8 का 64 हो जाएगा, और 64 में 16 घटा देंगे तो 48 हो जाएगा, और जो 48 होगा वो डी स्क्वायर होगा, तो जो डी की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 4√3। मतलब जो दूसरा विकर्ण है वो 4√3 है। अब यही विकर्ण समबाहु त्रिभुज के लिए क्या है? भुजा, जिसको मैंने ए मान रखा है। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड क्या है? ए, और एरिया क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का? √3/4 ए स्क्वायर। ए यहां पर साइड है, साइड 4√3 स्क्वायर करेंगे, मतलब दो बार प्रोडक्ट, 4√3 इंटू 4√3, तो 1 4 बटे में 1 4 से कैंसिल हो गया। और जब 1 4 से कैंसिल हो गया, और ये √3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और इस 3 का 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 1 √3 आपका बच जाएगा। इसका मतलब 1 √3 आपका बच गया। और ये क्रॉस जब आप सॉल्व करेंगे तो √3 3 इंटू 4 12√3, ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, यही इसका आंसर हो गया। बताइए, दो बातें हैं। पहले रोम्बस, उस रोम्बस से एक डायगोनल दिया, दूसरा निकाल लेना है। डायगोनल आ गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएगा। इक्विलैटरल मतलब समबाहु, समबाहु होगा तो √3/4 भुजा स्क्वायर, फार्मूला आपको पता है। अगला क्वेश्चन आया जो सबसे इंपॉर्टेंट है रोम्बस के लिए, और ये हर एग्जाम में पूछा ही जाता है किसी न किसी फॉर्म में। ये टाइप ही स्पेशल है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक बार आप इस पे थोड़ा विचार कीजिए, सोचिए, मैं अभी आपको समझाता हूं। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। कोई समभुज है या समचतुर्भुज है PQRS, मैंने एक फिगर आपके सामने बनाया भी है। इसमें कंडीशन क्या है कि लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि आपको पता है लेंथ सब बराबर होती हैं रोम्बस में, तो एक कोई भी भुजा 8 बताएगी, मतलब सारी 8 होंगी। और एक और बात बताइए कि जो PQR है वो एंगल है 120,
बताना है हमें क्यू एस, ये हमें बताना है जो इसका डायगोनल है, ऐसे समझ लीजिए। अब जरा एक बात समझिए, जब एक क्यू एस डायगोनल है तो एक पी आर भी डायगोनल होगा, और डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं, ये बात आपको पता है। दूसरी बात आपको ये भी पता है कि डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब अगर 120 है तो 60 इधर होगा और 60 इधर होगा। अब अगर आप ये ओ पे इंटरसेक्शन मान लेते हैं और एक ओ पी क्यू ट्राइंगल अगर आप कंसीडर करें, तो इस ओपी क्यू में ओ और क्यू हमारे लिए बेस हो गया, ये हमारे लिए हाइपोटेन्यूस हो गया, और ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको 90 डिग्री एंगल बन रहा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में सोचना है। ये आपका 60 है और ये 90 है, तो ये 30 होगा। तीनों एंगल आपको भी मैंने यहां डिसाइड कर दिए। बात आती है कि हमें किसी तरीके से OQ पता चल जाए, क्योंकि अगर OQ पता चल गया तो OQ का ही डबल कर देंगे तो QS आ जाएगा, क्योंकि OQ और OS बराबर होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें बस इस ट्रायंगल के बारे में सोचना है कि जो मैंने ड्रॉ किया है P, O और Q, और अगर आप एंगल 60 कंसीडर करते हैं और हमें चाहिए क्या, बेस OQ, तो आपको पता है कि cos के रिलेशन में ही cos 60 अगर लगाते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, B, और कर्ण क्या है, 8, और cos 60 का मान आपको पता है 1/2 होता है। अगर cos 60 आपको पता है 1/2 होता है और बेस बाई 8, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बेस हो जाएगा 4, 2 4 जा 8, और अगर बेस आपको 4 पता चल गया, मतलब ये OQ वाला हिस्सा 4 पता चल गया, तो आपको तो पूरा चाहिए, तो 4 इधर होगा तो 4 इधर भी होगा, मतलब जो दूसरा डायगोनल है, जो पूरा डायगोनल है QS, वो हो गया 8। बताइए समझ में आ रही बात कि एक प्रॉपर्टी क्या है कि वो एंगल बिटवीन जो डायगोनल है वो 90 होता है, और डायगोनल जो कॉर्नर पे एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट भी करता है। तो 120 से 60 पे आ गए, 90 पता है, 60 पता है, इधर 30 हो जाएगा। और आपको उस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेन्यूस में एक बात पता है, हाइपोटेन्यूस 8 और बेस नहीं पता है, इसके लिए मैंने cos 60 का यूज किया है। अगर cos 60 से हम बेस निकाल सकते हैं तो बेस का डबल कर देंगे, वही QS डायगोनल होगा, जो लेंथ कहलाएगी QS, जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पूछा गया है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पैरेललोग्राम की बात आई। अभी पैरेललोग्राम का एक क्वेश्चन हम लोगों ने इसी टाइप से किया भी था, वहां रेशियो नहीं था, वहां डायरेक्ट साइड्स थी, और यहां रेशियो में वो बात हो रही है कि 5:4 में कोई पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, एरिया मेंशन है। इस तरीके से एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि 5:4 में मान लिया कि भाई ये 5 है और ये 4 है। कंडीशन क्या है कि एरिया तो दिया है, एल्टीट्यूड ऑन ग्रेटर साइड इज 20, ग्रेटर मतलब 5, इस पर जो एल्टीट्यूड है ये दिया है 20, लेकिन इस पर जो छोटी भुजा पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है वो हमें नहीं पता है। लेकिन आपको एक प्रॉपर्टी मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि चाहे स्मॉलर से एल्टीट्यूड ड्रॉ करें और चाहे लार्जर से, दोनों तरफ से जो बेस इंटू एल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट है एरिया में सेम रहता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड एरिया वो सेम है। तो जब 5x अगर हम मानेंगे 5 और 4 को 5x और 4x, तो अगर 5x के साथ 20 वाले एल्टीट्यूड से गुणा करेंगे तो इधर जो बेस इंटू हाइट होगा वही 4x इंटू एच होना चाहिए, जो हमें बताना है एल्टीट्यूड ऑन स्मॉलर साइड, जो h है, जो हमें पता नहीं है यहां पर।
मतलब दोनों तरफ से एरिया इक्वल होगा, ये तो क्लियर है। तो जो 5x इंटू 20 होगा वही 4x इंटू एच होगा, जो कि h नहीं पता है अभी। लेकिन अभी मुद्दा है कि x कैसे निकालें, x भी नहीं पता है। लेकिन एक बात तो आपको पता है ना कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1000 है, क्योंकि एरिया तो मुझे पता है 1000। इसका मतलब अगर 5x इंटू 20 की वैल्यू 1000 ऑलरेडी गिवन है तो x की वैल्यू क्या होगी 10। और अगर x का मान 10 आ गया तो क्या इस x को हम दूसरी इक्वेशन में नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम 4x इंटू एच करते तब भी तो एरिया ही आता, और वो एरिया ऑलरेडी 1000 दिया है, और x का मान तो हमने अभी निकाला ही है 10, और यहां रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो 4 इंटू 10 इंटू एच बराबर 1000, मतलब 40 डिवाइड में आ जाएगा, तो h का मान हो जाएगा 25। मतलब जो स्मॉलर साइड पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया वो 25 यूनिट है। बताइए, क्लियर है? दोनों तरफ से एरिया इक्वल है, वो मैंने इक्वल कर दिया है, और ऑलरेडी एरिया दिया भी है, इसीलिए मैंने अलग अलग एरिया को इक्वल किया है। तो ये सारी बातें यहां तक क्लियर होंगी। अब एक क्वेश्चन आता है ट्रेपेजियम से रिलेटेड, समलंब चतुर्भुज। समलंब की कंडीशन आपको मैंने बताई थी कि वन अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, बट दूसरी अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होती है। एरिया दिया है और एक डिस्टेंस पैरेलल साइड्स के बीच में क्या है वो भी दी है, और जो ए बी और सी डी जो पैरेलल हैं उसमें सी डी 6 सेंटीमीटर दी है और ए बी हमें बताना है, और कंडीशन ये है कि ए बी सी डी से छोटी है। ये स्पेशली फिगर बनाने के लिए दे दिया गया है, वैसे इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी का मतलब सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स, जिसमें एरिया 16 है, एक पैरेलल साइड दी है दूसरी नहीं दी है, बाई 2 इंटू एच, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड 4 गिवन है। 16 का 2 से गुणा करेंगे 32, 4 डिवाइड में आ जाएगा 8, और 8 में 6 घटा देंगे 2। मतलब आप इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर लेंगे, जो मैंने 16 वाली इक्वेशन बनाई है, और वहां से ए का मान आ जाएगा जो कि 2 सेंटीमीटर आ रहा है यहां पे। बताइए, इससे आसान कोई सवाल हो सकता है क्या? और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, जो एसएससी, रेलवे, लेखपाल, वीडियो, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी, जितने भी वनडे एग्जाम जिसमें मेंसुरेशन का पार्ट ज़्यादा आता है, वो सब बेसिक क्वेश्चंस ही पूछता है। बस आपको फार्मूले और उनके एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो सारी बातें आज तक मैंने जो डिस्कस की हैं अभी इस सेशन में वो क्लियर होंगी। एक और एग्जाम्पल उसी पर बेस्ड है, वो मैं एक बार डिस्कस भी कर देता हूं, और अभी इसके पहले ही एक एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया है। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि पैरेललोग्राम में टू एडजेसेंट साइड्स, उनकी लंबाई 11 और 13, परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टर साइड 16 दी है, लॉन्गर साइड की बतानी है। इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमें पता है कि दोनों तरफ से एरिया बदलने वाला नहीं है, एरिया दोनों तरफ से सेम होता है। तो डायरेक्टली वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है कि अगर h1 की वैल्यू 16, h2 हमें पता नहीं है, एक लंबाई 11, एक चौड़ाई 13। लंबाई चौड़ाई का मतलब यहां टू एडजेसेंट साइड्स, एरिया दोनों तरफ से सेम होता है, तो जो L इंटू H1 होगा वही B इंटू H2 होगा। तो अगर H2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, H2 निकालना है तो हमें ये B को अपॉन में ले आना है। मतलब जो एक तरफ से आप एरिया निकालेंगे L इंटू H1, उसको बस चौड़ाई से डिवाइड कर देना है। तो 11 इंटू 16 डिवाइड बाई 13, और डिवाइड करेंगे तो 13 सही 7/13 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अभी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया ही था, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे हमें नहीं लगता है कि आपको कोई समस्या इस प्रॉब्लम में होगी। बिल्कुल क्लियर है? तो जितना भी मैंने डिस्कस किया वो सबको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए सेशन को। थैंक यू सो मच सेशन से जुड़ने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नहीं किया है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।